बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि कराची एयरपोर्ट पर पान गुटखा सिगरेट नोशी करने वाले हो जाएं होशियार। पान चालिया निस्वार गुटखा सिगरेट नोशी वालों को 1000 जुर्माना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर पान चालिया सिगरेट नोशी निस्वार खाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखें देर आए दुरुस्त आए। ये मिसाल बिल्कुल सादिक आती है सिविल एविएशन अथॉरिटी पर, जिन्होंने हुक्मनामा जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो टर्मिनल बिल्डिंग है इसमें सिगरेट नोशी, पान गुटखा खाने और नस्वार खाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मुलाजमीन यहाँ पर काम करते हैं, अगर उनमें से कोई जो है इसके खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसका जो एंट्री पास है वो मनसूख कर दिया जाएगा, और जो शहरी यहाँ पर सिगरेट नोशी करता हुआ या पान गुटखा नस्वार खाता हुआ पाया गया उसको 1000 रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इस हवाले से ASF की और CAA की जो विजिलेंस टीमें हैं वो इस पर जो है कड़ी निगाह रखे हुए हैं। तमाम कैमरों से जो है इसको देखा भी जाएगा, और जो भी खिलाफ वर्जी में जो इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि ये 6 नवंबर 2023 से लागू होगा। जी अच्छा मेराज, ये भी बताएगा एयरपोर्ट पे गुटखा पान मसाला जो है वो अंदर ले जाने की भी इजाज़त जो है वो नहीं होगी, उसके लिए किस तरह से चेक एंड बैलेंस किया जाएगा? कोई टीम हायर की जाएगी? देखिए जी, ये इस तरह की चीजें ले जाना पहले ही ममनू है कराची एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि एयरपोर्ट के लाउंज में जो खड़े हुए लोग होते हैं या बाहर किसी को रिसीव करने वाले अराइवल वगैरह पे जो लोग आए हुए होते हैं, डिपार्चर पे लोग आए हुए होते हैं, वो सिगरेट नोशी भी कर रहे होते हैं और पान गुटखा नस्वार भी खा रहे होते हैं। तो ये खास तौर पर उन लोगों के लिए कार्रवाई की जा रही है जो कि एयरपोर्ट का माहौल खराब करते हैं। तो उसमें जो भी मुलविस होगा, उसमें चाहे वो सिविल एविएशन का मुलाजिम हो, ASF का मुलाजिम हो या FIA का मुलाजिम हो या इसके अलावा कस्टम का मुलाजिम हो, तमाम के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर, अपडेट कर रहे थे। और डॉलर एक बार फिर ऊपर जाने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये से 39 पैसे महंगा 277.03 रुपये से बढ़कर 279.50 रुपये तक पहुंच गया है। और ओपन मार्केट की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये से बढ़कर 280 रुपये का हो गया है। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। जी देखा जाए, मुसलसल 28 रोज जो है डॉलर की कदर में करने के बाद गुज़िश्ता रोज से डॉलर महंगा हो रहा है। आज इंटरबैंक अमेरिकी डॉलर कारोबार के दौरान 2 रुपये 43 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये के बाद 279 रुपये से भी तजावत कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जो माशी माहिरीन है उनका कहना है कि तलब पर रुपये की कदर में कमी देखी जा रही है। बुनियादी वजह ये है कि ग्राम की बिल है और मुसलसल देखा जा रहा है 28 रोज से डॉलर नीचे आ रहा था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है कि डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर एकदम से 3 रुपये महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये से बढ़कर 280 रुपये की सतह पे पहुंच गया है। साथ ही ओपन मार्केट में यूरो जो 1 रुपये महंगा होगा 296 रुपये, पाकिस्तानी पाउंड भी 1 रुपये इजाफे से 343 रुपये का हो गया। जबकि इमारती दरम देखा जा रहा है 25 पैसे इजाफे से 77 रुपये और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 74 रुपये 70 पैसे पे पहुंच गया। यहाँ माहिरीन का कहना है कि जो डिमांड आई है उसके ऊपर जो है डॉलर एक बार फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर के बाद दीगर करेंसी भी महंगी हो गई। अच्छा अशरफ, ये बताएगा कि जब डॉलर कम होता है तो 15 पैसे 50 पैसे, लेकिन बढ़ता है तो 2 रुपये 3 रुपये अचानक इतना इजाफा कर देते हैं, तो इसकी क्या वजूहत बताई जाती है? कि अमूमी तौर पर 28 रोज से देखा जा रहा है कि इंटरबैंक पर रोज, जैसे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि 1 रुपये 1.25 रुपये 50 पैसे गिर रहा था, लेकिन अभी आज देखा जा रहा है कि डॉलर तकरीबन 3 रुपये की जन में महंगा हो गया, क्योंकि प्रेशर बरकरार है। पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है वो माहाना तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। साथ ही अगर आप रेमिटेंसेस की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो आपको खसारे का सामना है 1.25 से 1.5 अरब डॉलर का। तो उसकी वजह से जो डिमांड आती है, इस वक्त पोर्ट पे जो माल भी आ रहा है वो क्लियर भी हो रहा है, डॉलर की डिमांड भी आ रही है। मुसलसल हम देख रहे थे 28 रोज से डॉलर इंटरबैंक में 307 रुपये 10 पैसे से गिर कर जो है 277 रुपये से नीचे आ गया था। इस वक्त जो है डिमांड के ऊपर डॉलर फिर एक बार फिर ऊपर गया है और 280 रुपये के करीब आ गया है। बुनियादी वजह यही कही जा रही है कि जो दरामदी बिल है, आप ऑटो सेक्टर देखें वहाँ पे भी डिमांड आ रही है, दीगर सेक्टर में देखें जो दरामदी माल आया है, आयरन स्टील का आया है, इसके अलावा जो आपने सोलर पैनल जो इम्पोर्ट किए हुए थे, हजारों कंटेनर अगर देखे जा रहे हैं जो अभी डॉलर पे ईज हुआ है उसके बाद क्लियर हुए हैं। अब जो एक बार फिर
यानी कि जो इम्पोर्ट माल आ रहा है पाकिस्तान का, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है। 5 अरब डॉलर के करीब जो है माहाना इम्पोर्ट है। जब वो उसकी डिमांड आती है तो डॉलर पर प्रेशर आता ही है। अब यहाँ जो हुकूमती इकदाम है उसको कंट्रोल करने के लिए अब साथ ये देखा जा रहा है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की, जो कि अभी तक उस पर हतमी फैसला नहीं हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़ी सरमाकारी आने जा रही है, जिसे हम देखें पेट्रोलियम मसलन माइंस है और दीगर जो है वो रिको बैक है, उसमें बड़ी सरमाकारी 8 से 10 अरब डॉलर की सरमाकारी है, उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। अगर ये बड़ी सरमाकारी जल्दी फाइनलाइज होती है तो रुपए की कदर में जो मजीद बेहतरी आगे चलकर हो सकेगी। अच्छा अशरफ, तो फिर आज के दिन में बैरूनी कर्जों में कितना इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है फिर? जी अगर देखा जाए डॉलर जो है कारोबार के दौरान जो है 2 रुपये 47 पैसे जैसे महंगा हुआ है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 125 अरब डॉलर है, तो तकरीबन 300 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी बोझ का वो इजाफा हो गया है। मजीद तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 125 अरब डॉलर जो कि बैरूनी कर्जे हैं और डॉलर तकरीबन 2 रुपये 47 पैसे महंगा हुआ, तो इसको जड़ दे 125 अरब डॉलर से तो तकरीबन 308 अरब रुपए तक जो पाकिस्तानी रुपए में वो बोझ बढ़ गया है। और मजीद तौर पर जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है तो उसके बहुत सारे असरात होते हैं। जो बैरूनी कर्जे हैं वो पाकिस्तानी रुपए में वो बढ़ जाते हैं। साथ ही देखा जाए जो दरामदी बिल है उसकी लागत यानी आपको इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। मजीद तौर पर देखें 2.5 रुपए का बोझ जो है पर डॉलर पे बढ़ जाता है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, एक ही दिन में डॉलर 2 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया है और कम होता है तो सिर्फ 15 पैसे 20 पैसे इस तरह से कमी देखी जाती है, लेकिन बढ़ गया तो 2 रुपये अचानक, तो क्या वजूहात है इसकी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। ये अचानक कल से बैंकों ने गड़बड़ शुरू की है और बैंक्स ने इंटर बैंक के अंदर डॉलर का रेट बढ़ाया है। और जैसे कि मैंने आपके तवज्जुह से पहले भी कहा है कि बैंकों पे कोई कंट्रोल हुकूमत का नजर नहीं आता। आप देखिए मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। हर चीज सस्ती हो रही है, अवेलेबल हो रही है, पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, किराए कम हो रहे हैं, हुकूमत भी बड़ी विजिलेंट नजर आती है, लेकिन बैंकों की तरफ से उनका कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। और अभी तो हम सिर्फ देखें तो बैंकों ने जो अपना फॉरेन एक्सचेंज के अंदर प्रॉफिट कमाया है वो पिछले साल 25 अरब रुपए था और इस साल 100 अरब रुपया सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि 4 अरब रुपए का बैंक है और 100 अरब रुपए वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हमने उनको एक्सचेंज कंपनीज भी दे दी जो इस वक्त बातें हो रही हैं तो फिर तो हमको पता नहीं लगेगा हमारे साथ क्या हुआ है, तो डॉलर तो देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये इस वक्त बैंक्स को कंट्रोल करने की जरूरत है और बाकी एक्सचेंज कंपनीज करोड़ों डॉलर उन्होंने इंटर बैंक में सरेंडर किए हैं इस 1.5 माह के दौरान। और हर चीज बेहतर हो रही है। हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया है सारी चीजें ठीक हैं। तो अब हमको चाहिए कि बैंक्स को कंट्रोल करें ताकि कोई ऐसी चेंज नहीं आया है, कोई ऐसी खबर बुरी नहीं है, सारी खबरें अच्छी हैं हर तरफ से। तो डॉलर का रेट क्यों बढ़ाया है, तो इसको कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है। आपके तवज्जुह से बात मैं आगे पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं किया तो जो हमारी एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट कुव्वतें हैं जो पहले ही कह रही थी कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो ये लगता है कि ये फिर हमारे हाथ से ना निकल जाए और हमारी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। जी अच्छा ज़फ़र प्राचा साहब, हमने देखा कि डॉलर की जो ब्लैक मार्केट थी उस पर कार्रवाइयाँ की गई, काफ़ी हद तक हमने देखा इसका कुछ हमें मुस्बत असरात भी नज़र आए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब बैंकों का ये सामने आना कि फॉरेन एक्सचेंज से 25 अरब थे अब 100 अरब कमा रहे, तो फिर कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा इसको? देखिए ये बड़ा आसान है इसे कंट्रोल करना बैंकों को, कि क्योंकि रेगुलेटर इनका स्टेट बैंक है, वो चाहे तो इनको बुला के पूछे, इनकी इंक्वायरी करे और इनके लाइसेंस कैंसिल करे जैसे एक्सचेंज कंपनीज के किए गए हैं। तो अगर और इनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए, उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था, क्योंकि जो बैंक्स है ना इस वक्त सिवाय एक बैंक के बाकी तमाम बैंक फॉरेनर्स के हैं। कोई गर्ज आयत नहीं है, कोई मोहब्बत उल्फत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल ज़फ़र प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्की मैशत के लिए अच्छी खबर है। कपास की आमद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच गई है। गुज़श्ता साल से रवां साल कपास की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल मिल्स ने 15 अक्टूबर तक कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी हैं। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। कपास की आमद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है और 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो रवां साल कपास की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल मिल्स ने 15 अक्टूबर तक कपास की 49,52,000 गांठें खरीदी हैं। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि कपास की आमद का सिलसिला जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। 15 अक्टूबर तक कपास की 60 लाख बेल्स जो है पहुंच चुकी हैं। मुल्क भर में 665 के करीब जिनिंग मिल जो है फाल हैं। सिंध और पंजाब में मजीद तौर पर गुज़िश्ता साल कपास की पैदावार 49 लाख बेल्स थी। पंजाब पे 15 अक्टूबर तक कपास की 25 लाख बेल्स और सिंध से 34 लाख बेल्स की आमद हो चुकी है। सीजन के मुकाबले कपास की आमद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है और कॉटन जिनर एसोसिएशन का कहना है कि 15 अक्टूबर तक टेक्सटाइल मिल ने कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी हैं। कपास की आमद में इजाफा मुल्की मईशत के लिए अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो पिछले साल जो सैलाब के जो असरात थे, कपास की फसल शदीद मुतासिर हुई थी। इस दफा कपास की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है और सिंध में खास तौर से उसका रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, जिससे टेक्सटाइल मिल और मुल्क की मईशत चलती हुई नजर आ रही है। और जो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला है वो कपास के इंपोर्ट में जो है वो खर्च नहीं होगा। मुकामी कपास खरीद करी जो आपकी मसनूआत बनी है वो एक्सपोर्ट होगी, तो पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला कमा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने किरायों में कमी ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। जुबैर तुफील कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है। 40 रुपये पेट्रोल और 15 रुपये डीजल सस्ता होने के बावजूद किरायों में कमी की नीयत नजर नहीं आ रही। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में मुनाफाखोर जो है फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आवाम तक रिलीफ पहुँच नहीं पाता, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर से ही बात की, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया किरायों में कमी नहीं करेंगे। कैसा देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस की बात है, ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जब किराया पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ता है तो फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं। आज 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 15 रुपये डीजल सस्ता हो गया। इनकी कोई नीयत नहीं है कम करने की। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले, इनको सख्त एक्शन ले। अगर जो नहीं करते, इनकी गाड़ियाँ बंद कर दें, इनकी गाड़ियाँ बंद कर दें। और जब तक वो किराया कम करके और आवाम को ये रिलीफ नहीं पहुंचने देंगे तो उनके साथ सख्ती की जानी चाहिए। जब आप बढ़ाते हो उसी तरह इसको घटाओ भी, ये हमारा मुतालबा है। बिल्कुल, देखिए, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहना है, इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया कमी की गई है उसका रिलीफ जो आवाम तक पहुँचना चाहिए। साथ ही साथ डॉलर की कदर गिरने के बाद मकामी सनत जो है वो फ़ायदा उठा रही है, तो साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक के हवाले से मुश्किलात थी, महंगे पेट्रोल, उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। जी, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का बिजनेस कम्युनिटी ने मुल्की मैशत के लिए अहम करार दे दिया। टी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन अमान फराचा कहते हैं, आर्मी चीफ के इक़दामात से अब चाय की स्मगलिंग रुक गई है। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से मुल्की मैशत मुश्किलात से निकल जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए, हुकूमती इक़दामात नज़र आ रहे हैं, जो क्रैकडाउन हो रहा है स्मगलिंग के खिलाफ, डॉलर भी सस्ता हो रहा है, स्मगलिंग का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान टी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देखने से क्रैकडाउन के कुछ असरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने अपनी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा। बातें तो बहुत होती थी कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और ये अगर इसके ऊपर कोई काम करने वाला आ गया तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अभी जो 3 महीनों में आर्मी चीफ साहब की, जो आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई हुई है, इन्होंने जो इक़दाम किए हैं, मैं अपनी लाइफ में जब तक हूँ मुझे नहीं ऐसा कुछ है नज़र आया जो कि 3 महीनों में नज़र आया। इससे स्मगलिंग का हम बहुत आवाज़ उठाते रहे कि चाय की स्मगलिंग होती है,
تو چائے کی اسمگلنگ اس وقت ہمیں جو رپورٹ ہے کہ ٹوٹلی اسمگلنگ رک چکی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اسمگلنگ ہوگی تو ڈالر بڑھے گا، تو ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہماری اکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی اور ہماری چیزیں سستی ہوں گی، امپورٹ سستی ہوگی، جبکہ چیزیں آئیں گی کم ریٹ میں تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اچھا، اگر یہ ایک سوال پوچھوں میں آپ سے کہ ڈالر نیچے آیا تو پیٹرولیم مصنوعات کم ہوئی، اب کرائے بھی کم ہونے جا رہے ہیں، کیا عوام کو جو چائے اتنی مہنگی ہوئی اس میں کیا قیمتوں میں آگے چل کر کمی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو لوگوں کے پاس جو کاسٹ ہے وہ مہنگی ہے کیونکہ پرانے ڈالر سے مال آیا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے اور مال آتا جائے گا اور مارکیٹس میں جو نئی ڈالر کا امپیکٹ آئے گا تو ڈیفینیٹ ان چیزوں میں کمی آئے گی، اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے بھی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے اس میں بھی فرق آئے گا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چائے بھی ہمیں سستی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بھی جو اقدام ہیں وہ بھی جو ہو رہے ہیں، اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو کنٹینیوٹی ان کی بہت ضروری ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ دوبارہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا جو کریک ڈاؤن ہے اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کو خوشائن قرار دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ آگے آنے والی دنوں میں جیسے ڈالر سستا ہو رہا ہے جو درآمدی لاگت کم ہوگی تو چائے کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ بھی کم ہوں گی اور عوام کو بھی فائدہ ملے گا۔ بہت شکریہ اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر نے غیر مواقف درختوں کی جگہ ماحول دوست پودے لگانے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کہتے ہیں مہنگائی کے باعث پارکوں کی تعمیر کے فنڈ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رضوان احمد سے۔ جی بالکل، میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر جو شہر بھر میں پارک ہیں ان کی بحالی اور گرین بیلٹوں کی بحالی کے کام میں کچھ تیزی دکھائی دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں کا بھی فوکس اس جانب دکھائی دے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں KMC کا محکمہ باغات جو ہے وہ سرگرم دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت شارع فیصل جو کہ 13 کلومیٹر طویل اہم ترین شہر کی شارع ہے، اس کے گرین بیلٹ اور سینٹرل آئی لینڈ پر کام جاری ہے۔ جنید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر جنرل پارک ہیں KMC کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بتائیے گا یہ شارع فیصل پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو چکا ہے، کب تک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا، مزید کون سی سڑکوں کو آپ نے فوکس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا شارع فیصل پہ ہمارا اس وقت بیوٹیفیکیشن کا جو ورک چل رہا ہے وہ ان پروگریس ہے۔ انشاءاللہ یہ ودن 2 ویک ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ یہ تقریباً 7 کلومیٹر پہ ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا بیچ سینٹرل آئی لینڈ سے گرلیں بھی اس کی چوری ہو گئی تھیں اور C2 بھی توڑ دیا تھا ڈفرینٹ لوگوں نے، تو اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اس کی شارع فیصل کی، کیونکہ یہ کراچی میں جو بھی آتا ہے سب سے پہلے شارع فیصل کو دیکھتا ہے۔ لوہا چور مافیا جو ہے وہ شہر میں عوامی مقامات کو بڑے پیمانے پر جو ہے ڈسٹروائے کر رہی ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ پارکوں کی بحالی بھی ہو جاتی ہے، گرین بیلٹ بحال بھی ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ مزید اس قسم کی کارروائیاں نہ ہوں، اس کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے یہ اس پہ لائحہ عمل کیا ہے کہ ہم اب اسٹیل کی چیزوں کو نہیں فیبریکیٹ کر رہے ہیں سینٹرل آئی لینڈ میں، اور مختلف ہم سیمنٹ کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ ہیروئن جو ایک مافیا ہے اور ایک پوری مافیا شہر میں جو اس وقت یہ کر رہی ہے کہ جو بھی اسٹیل نظر آتا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ ہیروئن چیز جو ہے وہ بالکل کسی طرح سے قابو میں نہیں ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں۔ یہ جو کانٹریکٹرز ہیں جو کہ پارکوں کی تعمیر کرتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی حد زیادہ بڑھ چکی ہے، 2 کروڑ روپے تقریباً جو ہے وہ آپ ایک پارک کے لیے مختص کرتے ہیں، جس میں اب ان پارکوں کی تعمیر ناممکن ہے۔ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور پانی کی کمی کس طرح دور ہوگی؟ دیکھیں، پانی کی کمی کے لیے ہم نے گرے واٹر کو ہم یوز کرتے ہیں اور اسی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے، ٹینکس مختلف ہم بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سسٹم لگا رہے ہیں۔ اور واقعی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2 کروڑ روپے میں یا 20 ملین میں ایک نارمل پارک جو ہے نہیں کنسٹرکٹ ہو سکتا، تو ہم نے اپیل کی ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ اس کے اماؤنٹ کو بڑھایا جائے اور اب جو بھی اسکیم ہو وہ کم از کم 5 کروڑ کی۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک پارک کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ روپے ناکافی ہو چکے ہیں، مہنگائی کا زور ہے، اسکیم کم از کم 5 کروڑ روپے کی دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے لوہے اور فولادی مٹیریل کا استعمال نہ کیا جائے، یہی پالیسی جو ہے اپنائی گئی ہے محکمہ باغات کی جانب سے۔ جی
निगरान सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर के कॉलेजेस में डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला कर लिया है। अमल दरामद के लिए प्रोफेसर मोहम्मद अकील की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा कॉलेज तालीम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में प्रोफेसर आसिफ अली सोलंगी, प्रोफेसर जलाल भैयो, प्रोफेसर नसरुल्लाह भट्टी और सहर शामिल हैं। कमेटी डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए मौसर हिकमत अमली बनाएगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की मदद हासिल की जाएगी। इस हवाले से इल्हाक के लिए टेफ्टा ने भी अलग कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी का कन्वीनर डॉक्टर मसरूर अहमद शेख को बना दिया गया है। कमेटी में इंजीनियर मोहम्मद अकरम समू, सैयद अख्तर अली शाह, राशिद अहमद और अवैस अहमद सदीकी शामिल हैं। कई बरसों से गुम नौजवान उस्मान के पुलिस मुकाबले में मारे जाने का इंकशाफ हो गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए पुलिस मुकाबले की ज़रूरत क्यों पेश आई। अदालत ने पुलिस को नौजवान की कब्र और पुलिस मुकाबले में मारे जाने का रिकॉर्ड घर वालों को फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानेंगे नुमान गुल से। कई साल कबल लापता होने वाले उस्मान का पुलिस मुकाबले में मारे जाने का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी उस्मान के हवाले से समाअत हुई, जिसमें पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई, जिसमें ये कहा गया कि उस्मान को सुपर हाईवे पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया है, जिस पर जो है अदालत ने हुक्म दिया कि उस्मान के घर वालों को जो है उसकी कब्र और उसके जो है पुलिस मुकाबले का रिकॉर्ड जो है वो फ़राहम किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये भी बताया जाए कि जो है वो पुलिस मुकाबले की ज़रूरत क्यों पेश आई, जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुज़ार जो कि नूर आलम है, जो कि उस्मान के वालिद हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे बेटे को कोई कुछ साल कबल जो है वो लापता कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ अरसे बाद ये ख़बर आई है जिसमें ये कहा गया है कि उस्मान को सुपर हाईवे पर जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। हमें नहीं मालूम है कि उसे क्यों मारा गया है, किस जुर्म में मारा गया है, और ना ही उसकी कब्र के हवाले से जो है वो हमें कुछ भी बताया गया है, जिस पर जो है वो अदालत ने जो है रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी ज़मीन देने का मामला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर काका समेत 18 मुल्ज़मान सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। मुकदमे में नामजद साबिक डीजी SBCA मंजूर कादर काका और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी ज़मीन देने के मामले पर केस की समाअत हुई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर काका समेत 18 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। मुकदमे में मुल्जिम नामजद साबिक डीजी SBCA मंजूर काका और दीगर के खिलाफ जुर्म करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मुल्जिमान पर 7 नवंबर को तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी, अदालत ने बताया है। मुल्जिम मंजूर कादिर काका खैर मोहम्मद दाहिरी ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर रखी है। मुल्जिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमान में साबिक डीजी SBCA मंजूर काका समेत दीगर को नामजद किया गया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को मिसमार किया गया था। जी जवाद आसिफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सानहा कारसाज को 16 साल बीत गए। अलमनाक वाक़या का गम आज भी ताज़ा है। कारसाज के मकाम पर जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सानहा कारसाज की याद में बिलावल चौरंगी पर जलसे का भी एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो दोपहर में जलसे से खिताब करेंगे। तफसीलात जानेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन अब्बासी, बताइएगा इस जलसे के हवाले से। जी बिल्कुल, 18 अक्टूबर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर भर से जियालों का सिलसिला जो है वो पहले कारसाज के मकाम पे फातह ख्वानी के लिए पहुंच रहा है, और उसके बाद जो है जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे वहां पंडाल का रुख करेगा। पहले ये तमाम जिम्मेदारान जो है वो अपने अपने इलाकों से जियालों के हमरा काफिले की तादाद में जो है वो कारसाज के मकाम पे पहुँच रहे हैं। अपने यादगार पे जो है वो फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं और फातह ख्वानी कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा आपका पीपल्स पार्टी से कब से ताल्लुक़ है? इस 18 अक्टूबर के वाक़ये को कैसा देखते हैं और कितने सालों से जो है शोधा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ तो हमारा जन्म का है। तकरीबन 35 साल हो गए पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर है, मुख्तलिफ
जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी की निभाई हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी कायद के साथ भी रहे, उनके साथ भी काम किया बिलावल हाउस में। और यहाँ तो 16वीं ये बरसी है शोधा की, और उसमें जो है हम हर साल ही आते हैं और ये सारा इंतज़ामात जो है वो हम शोधा गैलरी के जो इंचार्ज हैं उनके साथ मिलके 16 साल से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये शोधाओं की जो हर साल बरसी होती है यहाँ, उसके इंतज़ामात देखते हैं। आसिफ राय हमारे शोधा गैलरी शोधा कमेटी के इंचार्ज हैं। हम लोग सब दोस्त मिलके ग्रुप की सूरत में ये सारा काम करते हैं। जहाँ तक 18 अक्टूबर का ताल्लुक़ है, तो ये 18 अक्टूबर का ही समर है जो आज ये 18 अक्टूबर हमारे लिए एक ईद का दिन था, जब मेरी कायद गरीबों की उम्मीद, पाकिस्तान की उम्मीद, पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी और दुनिया लोग खुश थे। आलम इस्लाम की वाहिद लीडर थी जिसके लिए लोग अपनी जानों के नजराने पेश किए जिन्होंने, और वो पाकिस्तान की उम्मीद थी। पाकिस्तान का हर गरीब मजदूर तबका जो था, मजलूम पिसा हुआ तबका जो था, वो उसको अपनी उम्मीद समझता था। जालिमों ने उनकी उम्मीद उनसे छीन ली। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि उस काफ़िले में यकीनन आप भी शरीक होंगे, क्या समा था कारकुनान का, कैसा जोश था उस वक्त? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे लिए तो ईद का दिन था। हम अपनी बहन को लेने के लिए गए थे। एक कराची शहर का, मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ से लोग नहीं आए, और ये कराची की सड़कों पे जगह नहीं थी गाड़ियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं थी। हम भी जाने सारों में उनकी सिक्योरिटी में शामिल थे। इसी जगह, इसी रोड पे यहाँ सामने थे जब धमाके हुए, और हम दोस्तों के साथ भागे हैं। जितनी तस्वीरें लगी हैं इनमें बेशतर हमारे ऐसे दोस्त थे जो हम सुबह शाम साथ गुजारते थे। हम ढूंढ रहे थे, किसी का हाथ था तो किसी का पाँव था। तकलीफ दे टाइम था उस वक्त। कोई चीज़ जो थी ऐसी नहीं थी कि किसी को कुछ सुझा रहा हो, बस दोस्तों की फ़िक्र थी, अपनी कायद की फ़िक्र थी। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ भागे हैं लोग, हम लोग भी सब भागे हैं। तो बीबी अल्लाह का शुक्र है उस वक्त तो खैरियत से थी, उनको लिया, बिलावल हाउस पहुँचाया, हॉस्पिटल गए, अपने दोस्तों को देखा। वो जो खुशी का समा था, वो जो एक मेला था जिसके लिए लोग भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। आज मेरी लीडर आ गई, मेरी बहन आ गई, गरीबों की उम्मीद आ गई थी पाकिस्तान, उसको लोगों ने खून और कष्ट में जो है मुब्तला कर दिया। कराची की सड़कों पे खून बहाया गया। मुल्क दुश्मनों ने इस मुल्क से, इस पाक सरजमीन से उसकी वो उम्मीद छीन ली जिसका लोगों को बड़ा यकीन था कि अब आएंगे तो हमारी तकदीर बदलेगी, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। फिर भी आज भी लोगों की उम्मीद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बंधाई है, और आवाम अब बिलावल भुट्टो से उम्मीद लगा के रखें कि इंशाअल्लाह ताला वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर एक दफ़ा फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो बिलावल भुट्टो साहब में नज़र आएगी और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वही 2007 का जो जज्बा था, उसी जज्बे के साथ जो है ये आज 16 साल भी वो तमाम जियाले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जमा हैं, और वही उम्मीद लिए मौजूद हैं अपने शोधा की याद में कि वो पुराना वक्त जो गरीबों की आवाज़ उम्मीदें लेकर जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी, तो वो तमाम मिशन को जो है वो उनकी औलाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है, एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आगाज में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया है। अंडर 13 कैटेगरी में डी नेक्स्ट स्कूल और हक अकेडमी के दरमियान मैच खेला जा रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट के मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है, जिसमें भादराबाद कच्ची मेमन ग्राउंड में इस वक्त जो है 2 टीमों के दरमियान जो है मैच खेला जा रहा है। हक एकेडमी स्कूल और द नेक्स्ट स्कूल की टीमें जो है आपस में खेल रही हैं। अंडर 15 कैटेगरी का ये मैच है जो कि जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो है खिज़र, हम इनसे बात कर लेते हैं। खिज़र, मुझे बताइएगा, टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले इसमें हो रहे हैं, आज क्रिकेट का इवेंट है, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए इस तरह की इस उम्र में इस तरह के गेम्स कराना, ताकि इनकी पढ़ाई के साथ साथ इनकी हेल्दी एक्टिविटी भी रहे और ये अपने जिस्मानी तौर पर भी जो है मजबूत रहें। कितनी टीमें इसमें मुकाबले हैं क्रिकेट के इस इवेंट में, और बच्चे कितना दिलचस्पी ले रहे हैं? बेसिकली ये अंडर 15 है, तो अंडर 15 आप जब समझते हैं तो ग्रास रूट लेवल से जो है वो बच्चा निकलता है, फिर अंडर 17 अंडर 19 खेलता है। पाकिस्तान का उसका एम होता है कि मैं पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करूं। तो जब ये अभी टेप बॉल क्रिकेट है, उसके बाद जो है इसी कैटेगरी में हार्ड बॉल क्रिकेट है ओ लेवल में। तो जब ये यहाँ से उठेंगे इतना एक्सपोजर मिलेगा इनको। आप देख रहे हैं ग्राउंड जो है वो गली क्रिकेट होती है, उसके बाद ग्राउंड में जब आता है तो आपको एक्सपोजर मिलता है, बाउंड्रीज मिलती हैं, तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है आगे के लिए। कि जो है हमारा तो यही एम है कि बच्चा यहाँ से उठे और जो है पाकिस्तान तक जो है वो खेले इंशाल्लाह।
देखिए हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र इवेंट ऑर्गेनाइज़र, जिनका ये कहना है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इनको खेलों की तरफ लाने के लिए जो है अल्फ़ा जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ये 6वां एडिशन है और हर साल ये एडिशन कराया जाता है। इसमें 75 के करीब जो है इस फेस्टिवल में जो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें लड़कियाँ और लड़के जो है बढ़ चढ़ कर जो है मुख्तलिफ़ गेमों में हिस्सा लेने के बाद अपना टैलेंट शो करते हैं। जी